सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स न्यूज़। आज हम इस वीडियो में एडवांस्ड अकाउंटिंग जो आपका बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, उसका जो आपका चैप्टर है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, उसका एक इम्पॉर्टेंट 15 मार्क्स का मोस्ट रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है और इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इसमें 3 से 4 चीज़ें आपको इकट्ठे पूछ ली जाती हैं। तो ये खुद में ही 3-4 क्वेश्चन क्या है बना लेता है, तो आपको 15 मार्क्स में इसको अलग अलग वे से पूछा गया है। तो आ जाएगा कैसे करना है, और इस वीडियो में हम इसका कंसेप्ट भी समझेंगे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि ये क्वेश्चन आपका अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इससे पहले की जितनी भी वीडियोस इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपने अगर अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सारी वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें हमने चैप्टर वाइज बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स किए हैं एंड सेक्शन वाइज हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड फुल फ्लेज एक वीडियो जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है, वो भी आपको मिल जाएगी। दैट मीन्स आपको क्या है, प्लेलिस्ट को देखना है, उसमें जितनी भी वीडियोज़ है उनको क्या है आपको देख के चले जाना है। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपके क्वेश्चन क्या हैं तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो अब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है जो कि बहुत डिटेल में है, तो वो कुछ क्वेश्चन आंसर्स क्या हैं आपके लिए लाए जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इनको भी करना है, लाइक करो, इसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपके आएँ। प्रैक्टिकल भी इसके क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं, तो आप वो भी देख सकते हो। इसीलिए सब्सक्राइब कर लेना सो दैट आपको पता लग जाए। और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज कोई भी वीडियो बनती है तो वहाँ वो शेयर हो जाती है, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सी वीडियो बनी है टाइमली। ठीक है, एंड जो ये नोट्स हैं ये भी अवेलेबल हैं, अगर किसी को बाय करने हैं तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से क्या आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, तो ये थी इन्फॉर्मेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन? स्टेट इन ब्रीफ द एसेंशियल कंडीशंस फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो पहले तो आपको इस वे में पूछा जाता है कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है एंड इसको करने के लिए इसेंशियल कंडीशंस कौन सी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है ना आप कभी भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर दो, कुछ कंडीशंस होंगी, जब वो सेटिस्फाई होंगी तभी जाके क्या है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आप कर सकते हो। ठीक है, या फिर आपसे इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे आपसे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ही पूछा है, बट इसके साथ क्या पूछ लिया है, प्रोसीजर। ठीक है, फिर आपसे यही पूछा है कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, अब लीगल प्रोविजन पूछे हैं। ठीक है, फिर आपसे पूछा है कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एक्सप्लेन डिटेल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, और उसके बाद पूछा है कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होती है, इसकी एंट्रीज बता दो। तो यहाँ पे मोटा मोटा अगर हम देखें तो क्या क्या पूछा आपसे, पहला इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मीनिंग तो हर किसी के साथ पूछा है, फिर आपको एसेंशियल कंडीशंस पूछी है, प्रोसीजर पूछा है, लीगल प्रोविजन पूछा है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूछा है। ठीक है, तो और जो भी जनरल एंट्रीज है वो आपसे क्या इसमें पूछी गई हैं। तो ये बहुत सारे टॉपिक है, आपको कोई भी टॉपिक किसी भी क्वेश्चन के साथ आता है और अपने आप में ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, तो आपको क्या है ध्यान से देखना है, डिटेल में देखना है, और समझ आएगा तो लाइक भी कर देना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर इसका। तो जब ना एक कंपनी बहुत सारे सालों से क्या है कॉन्टिन्यूस लॉस में चल रही है, ठीक है, मान लो उसको पिछले 3-4 सालों से या बहुत सालों से क्या है लॉस हो रहा है, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली लॉस हो रहा है, तो उसका ना फाइनेंशियल कंडीशन क्या है बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाती है। मतलब उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, बिकॉज वो इतने सालों से क्या चल रही है, लॉस में चल रही है। अब होगा क्या कि बैलेंस शीट में ना ऐसे केसेस में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ठीक है, जैसे मतलब बैलेंस शीट में फिर क्या क्या शो होता है, लाइक फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है, जैसे कि गुडविल हो गया, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया, या फिर एक्यूमुलेटेड लॉस होते हैं जो, ठीक है, या फिर कोई नेगेटिव सरप्लस है आपका, नेगेटिव कोई रिजर्व है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है बैलेंस शीट में शो हो सकती हैं। अब इस केसेस में क्या है, जो कंपनी है ना उसको ना रिकंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है या फिर रीऑर्गेनाइज करना पड़ता है, सो दैट वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को क्या कर सके, दोबारा से ठीक कर सके। तो इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंपनी को अपने आप को क्या है रीऑर्गेनाइज करना पड़ता है। ठीक है, और इसी प्रोसेस को, जो ये रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंपनी अपना इंटरनली ही क्या कर रही है, अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट कर रही है, बिकॉज वो इतने सालों से लॉस में चल रही थी। ठीक है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक हो रही थी, उसका जो बैलेंस शीट है उसमें क्या क्या चीज़ें हो रही है, कुछ फिक्टिशियस एसेट्स हो चुके हैं, है ना, और एक्यूमुलेटेड लॉस ही इतने दिखने लगे, क्योंकि लॉस हो रहे थे तो इतने सारे लॉस दिख रहे होंगे, है ना, और रिजर्व से उसने पैसा निकाला होगा अपने प्रॉफिट को वो करने के लिए, या फिर उनका जो कब से लॉस हो रहा है तो उसको झेलने के लिए उन्होंने क्या किया होगा, अपने रिजर्व्स को लिया होगा, रिजर्व्स और भी क्रिएट कर दिए होंगे, तो नेगेटिव रिजर्व बन रहे होंगे, है ना। तो ऐसी ऐसी चीज़ें क्या है उनके बैलेंस शीट में दिख रही हैं। तो भाई फाइनेंशियल पोजीशन, अब बैलेंस शीट ही दिखा रही है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन,
तो जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या दिख रही होगी, बहुत ज़्यादा वीक दिख रही होगी। तो अब क्या करेंगे आप, क्या है, पूरा का पूरा रीऑर्गेनाइज करोगे, और इसी रीऑर्गेनाइजेशन को क्या बोल रहे हैं हम कि भाई कंपनी क्या करती है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करती है। तो यहाँ पे हमने क्या मीनिंग पढ़ा कि जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है किस केस में क्या है किया जाता है। अब रिकंस्ट्रक्शन है जो ये दो तरीके से किया जा सकता है। तो कंपनी को वाइंड अप किए बिना अगर उसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर आप चेंज कर रहे हो तो उसे क्या है, रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। कि आप देखो क्या होगा, एक तो आप कंपनी को बंद ही कर देते है ना, अपनी दूसरी कंपनी खोल लो क्योंकि इसमें तो बहुत ही लॉस वगैरह हो रहा है, ये सब हो रहा है। पर अगर आपको क्या करना है, कंपनी को वाइंड अप नहीं करना, आपने उसका सिर्फ जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है ना उसी को चेंज करना है, तो इसे क्या बोल रहे हो आप, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बोल रहे हो। इसमें कंपनी बंद नहीं होती है, बल्कि उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, डिबेंचर होल्डर्स हो गए, सब मिलकर क्या कुछ ना कुछ क्या है एडजस्टमेंट करते हैं और कंपनी को क्या है फिर रिकवर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा है, देखो रिकंस्ट्रक्शन कैसे किया जा सकता है, दो तरीके से किया जा सकता है, या तो वाइंड अप कर दो कंपनी को परमानेंटली, वो क्लोज कर दो, तो ये वाला मेथड नहीं, हम ये देख रहे हैं कि भाई आप विदाउट वाइंडिंग अप क्या है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। ठीक है, हमने बोला रिकंस्ट्रक्शन दो तरीके से हो सकता है, बट हम जो पढ़ रहे हैं ना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, वो क्या होता है कि कंपनी को बंद किए बिना क्या है, अगर कुछ भी आप स्ट्रक्चर में चेंज कर रहे हो, उसके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में चेंज कर रहे हो, तो उसे क्या बोलते हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं। ठीक है, विदाउट क्लोजिंग एग्जिस्टिंग कंपनी, आप क्या कर रहे हो, रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हो अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में कंपनी के, तो उसे बोला जा रहा है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया हाउ इज़ इट डन, कैसे क्या इसको किया जाता है। तो देखो जितनी भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती हैं कंपनी में, जैसे कि शेयर होल्डर्स हो गए, डिबेंचर होल्डर, क्रेडिटर्स, ये अग्री करते हैं कि हम एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है, सो दैट हम कंपनी को रिवाइव कर सके, ठीक है, और ठीक कर सके। एसेट्स हैं, ठीक है, एसेट्स हैं उनको जो भी उनके करंट वैल्यू पे लाया जाता है, ठीक है, जो भी एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं, फिक्टिशियस एसेट्स हैं, उनको राइट ऑफ कर दिया जाता है। पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स है वो भी हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस करते हैं। ठीक है, और जो भी राइट्स है शेयर होल्डर के, डिबेंचर होल्डर के, वो हो सकता है चेंज हो जाए, सो दैट न्यू स्ट्रक्चर को वो मैच करे। तो ये कुछ चीज़ें क्या है हम करते हैं जब भी क्या है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है। ये पॉइंटर्स आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, पहला कि हम क्या है, जो भी एसेट्स हैं जो ज़्यादा वैल्यू, मतलब ओवर वैल्यू दिख रहे होंगे ना, कि 2 लाख का 3 लाख का लिया है, बट कंपनी लॉस में चल रही है इतने सालों से, है ना, तो अभी की वैल्यू क्या है उनकी कम हो रखी होगी, तो एक्चुअल करंट वैल्यू में आप लेके आओगे, दैट मीन्स एसेट्स की वैल्यू आप क्या कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट, आपके जो लॉसेज एक्यूमुलेट हो रखे हैं इतने सालों के, या फिक्टिशियस एसेट्स हैं जो आपके, उसे आप राइट ऑफ कर दोगे। फिर जो पेड अप वैल्यू है शेयर्स की, उन्हें भी रिड्यूस करते हो आप इसमें। एंड राइट्स ऑफ जो शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर है, ये भी चेंज हो सकते हैं, जो भी नया स्ट्रक्चर आपने बनाया उस हिसाब से। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या है, एक ऐसा तरीका है जिससे आप रीऑर्गेनाइज कर सकते हो कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को। इससे आपकी बैलेंस शीट इंप्रूव हो जाती है, कॉन्टिन्यूस बिजनेस क्या स्मूथली चलता है, एंड फिर ये आपको और लोगों को क्या है, ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मीनिंग पढ़ लिया कि रीऑर्गेनाइजेशन करनी है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में करनी है कंपनी ने, विदाउट क्लोजिंग इट डाउन। ठीक है, बिना बंद किए हुए कंपनी को। ठीक है, कब किया जाता है ये भी देख लिया हमने, जब कॉन्टिन्यूस लॉसेज हो रहे हैं, जब एसेट्स बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, ठीक है, एंड लाइबिलिटीज़ क्या है, बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टेटेड है। फिर इसके अंदर आप करते क्या क्या हो, कौन कौन से एक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। तो पहला, शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर सकते हो। दूसरा, जो भी फिक्टिशियस एसेट्स हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं, उन्हें राइट ऑफ करते हो। एंड आपको क्या है इसमें शेयर होल्डर, क्रेडिटर्स, इनका क्या है सपोर्ट मिलता है, ये एडजस्टमेंट्स करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यू स्ट्रक्चर। फिर हम देखते हैं फीचर्स। तो फीचर्स क्या है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के, देखो कंपनी को बंद करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती, पहला पॉइंट। दूसरा, कोई नई कंपनी भी फॉर्म नहीं हो रही है। तीसरा, शेयर कैपिटल को रिड्यूस किया जा सकता है। चौथा, क्रेडिटर्स और डिबेंचर होल्डर्स के अपने क्लेम को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका इसेंशियल कंडीशंस क्या है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की। तो कुछ इसेंशियल कंडीशंस होती हैं, तभी आप क्या है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो इन्हीं को हम क्या है 1 बाय 1 पढ़ते हैं, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट है, कंपनी लॉस में हो या एसेट्स ओवर वैल्यूड हो। ठीक है, कब किया जाता है, या तो फाइनेंशियल क्राइसिस आ रखे हो कंपनी के ऊपर, कॉन्टिन्यूसली उसको क्या है लॉस हो रहा है, या फिर जो उसके एसेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा वैल्यू पे दिख रहे हैं, या लाइबिलिटी बहुत ही कम वैल्यूज़ पे दिख रही हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है, द रिकंस्ट्रक्शन स्कीम मस्ट बी, अब देखो जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ना, वो मतलब जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कैपिटल रिडक्शन पहले तो अलाउड होना चाहिए। हमने पढ़ा ना कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अगर हम करना चाहते हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं शेयर कैपिटल को कम कर देंगे। ठीक है, कैपिटल को रिडक्शन करेंगे उसकी, बट ऐसे ही नहीं कर दोगे आप, आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है उसकी परमिशन देता हो, अलाउड करता हो। ठीक है,
अगर मान लो अगर ऐसा है तो अब स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में क्या है, पास होना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा नेक्स्ट है इसका, जो ट्रिब्यूनल NCLT है उसका अप्रूवल लेना ज़रूरी होता है आपको, ठीक है, ये भी एसेंशियल कंडीशन है। फिर क्रेडिटर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होना चाहिए, ठीक है, उनका जो पैसा है या तो दे दिया गया हो या फिर उनकी रिटर्न कंसेंट आपको लेनी है, ठीक है, मतलब कि उनको प्रॉपर आपको कम्युनिकेट करना है। फिर है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि इंश्योर करना है कि जितने भी क्रेडिटर्स हैं उनको आपने पे कर दिया है, ठीक है, उनके क्लेम सिक्योर्ड हैं, उनकी कंसेंट आपको लेनी है, ठीक है। फिर जो ट्रिब्यूनल है वो कंफर्मेशन देगा ऑर्डर का, ठीक है, और उस ऑर्डर को आपने पब्लिश करना है, ठीक है, आपने उस चीज़ को बताना भी है, तो ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को पब्लिश करना भी क्या होता है, ज़रूरी होता है। एंड फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है, ऑर्डर को रजिस्ट्रार के साथ क्या आपको फाइल भी कराना होता है 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। तो 6 एसेंशियल कंडीशन आपको याद रखनी है। पहला हमने क्या पढ़ा कि भाई आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हो, फाइनेंशियल क्राइसिस होंगे तभी तो करोगे ना, या तो आप कॉन्टिन्यूस लॉस में हो, या फिर एसेट्स बहुत ही ज़्यादा दिख रहे हैं, लाइबिलिटी बहुत ही कम वैल्यू पे वहाँ पे शो हो रही है। फिर अब अगर आपको कैपिटल रिडक्शन करनी है इस स्कीम के अंदर तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अलाउड करें आपको। फिर अप्रूवल लेना ज़रूरी है NCLT से, है ना, ये जो स्कीम है ये अफेक्ट नहीं करे इंटरेस्ट क्रेडिटर्स का। फिर जो NCLT है वो क्या कंफर्म करेगी ये स्कीम को सिर्फ तब जब आपने क्रेडिटर्स को पे कर दिया होगा, क्लेम सिक्योर्ड होंगे और उनकी कंसेंट आपने ली होगी रिटर्न। फिर ट्रिब्यूनल कंफर्मेशन ऑर्डर जो है उसको कंपनी को क्या पब्लिश भी करना होता है और 30 दिन के अंदर अंदर फाइल भी करवाना होता है रजिस्ट्रार के पास, ठीक है। तो होप इसेंशियल कंडीशंस आपको ये पता लग गई होंगी। अब हम देखते हैं प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो देखो 2 मेन अगर हम पार्ट्स में देखें तो यहाँ पे आपको एक तो लीगल प्रोसीजर पूछा था, एक अकाउंटिंग प्रोसीजर पूछा था, है ना। तो पहले हम लीगल प्रोसीजर देखते हैं। तो देखो लीगल प्रोसीजर है जो एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 66 में क्या है आपको बताया गया है, ठीक है। तो 1 बाय 1 क्या हम इसको समझते हुए, तो सबसे पहला है ऑथराइजेशन फ्रॉम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। देखो अगर आर्टिकल्स में रिडक्शन की परमिशन नहीं है तो पहले उसमें अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, वहाँ से कैपिटल रिडक्शन आपको वहाँ पे लिखवाना पड़ेगा और उसके बाद ही कंपनी क्या कर सकती है, कैपिटल को रिड्यूस कर सकती है इस स्कीम के अंडर जब वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर रही है, ठीक है। तो देखो आर्टिकल मस्ट परमिट कैपिटल रिडक्शन, आर्टिकल आपके परमिट कर रहे हो आपको कैपिटल रिडक्शन के लिए, अगर नहीं कर रहे तो पहले क्या आपको उसमें चेंज लाना पड़ेगा, ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू पहले आप उसमें अलाउड करें वो, उसके बाद आप क्या है अपनी कैपिटल को रिड्यूस कर सकते हो। फिर आता है स्पेशल रेजोल्यूशन, कह रहे जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, ठीक है, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के लिए। रिडक्शन हो सकती है कब कब, अनपेड कैपिटल को कैंसिल करके, है ना, आपको रिड्यूस करना है अपनी कैपिटल को, तो मान लो जो आप अनपेड कैपिटल है उसको कैंसिल कर सकते हो, लॉस्ट कैपिटल को कैंसिल कर सकते हो, या एक्स्ट्रा कैपिटल को वापस करके, ठीक है। तो ये कुछ आपके बता रखे हैं पॉइंटर्स। फिर आपको नेक्स्ट बताया अप्लाई टू ट्रिब्यूनल NCLT, कह रहे हैं कि एक बार अपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लिया तो अब कंपनी को फाइल करना पड़ता है फॉर्म RSC 1, ठीक है, के थ्रू एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है जिसमें क्या है फीस 5000 के साथ, ठीक है। क्रेडिटर्स की लिस्ट और ऑडिटर सर्टिफिकेट क्या है उसमें लगना चाहिए आपका, ठीक है, जिसमें लिस्ट ऑफ क्रेडिटर और ऑडिटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर 4th पॉइंट है ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, जो ट्रिब्यूनल का ऑर्डर, जो फॉर्म क्या है आपका बेसिकली RSC 6 में ट्रिब्यूनल तभी आपको अप्रूवल देगा जब क्रेडिटर्स का पैसा आपने दे दिया हो, ठीक है, या फिर उनकी क्या है कंसेंट हो इस चीज़ में, ठीक है। उसके बाद 5th पॉइंट है आपका रजिस्ट्रार के पास आपको क्या है फाइल भी करवाना है, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑर्डर एंड मिनट्स ऑफ रिडक्शन, तो ऑर्डर और अप्रूव्ड मिनट्स को क्या है 30 डेज के अंदर क्या आपको रजिस्ट्रार को भेजना है, रजिस्ट्रार फिर सर्टिफिकेट आपको देगा फॉर्म RSC 7 में, ठीक है। तो ये आपको बताया गया है। उसके बाद अब हम देखते हैं इसका अकाउंटिंग प्रोसीजर, ठीक है। तो अकाउंटिंग प्रोसीजर भी आपको बताया गया था, पूछा गया था। तो अकाउंटिंग प्रोसीजर अगर हम देखें तो सबसे पहला है इसमें, अगर फर्स्ट पॉइंट व्हेन शेयर होल्डर रिड्यूस पेड अप वैल्यू ऑफ देयर शेयर्स, जब शेयर होल्डर क्या रिड्यूस कर रहे हैं पेड अप वैल्यू, ठीक है, उनके शेयर की, तो क्या होगा, तो शेयर होल्डर सेक्रीफाइस करते हैं जब, सीधी सी बात ये पूछ रहे हैं वो आपसे, पेड अप वैल्यू को कम कर रहे हैं, तो इसमें क्या है जर्नल एंट्री क्या होगी, जो उनकी शेयर कैपिटल है वो रिड्यूस हो रही है ना, तो शेयर कैपिटल वैसे क्रेडिट होती है तो उसको आप रिड्यूस करना है तो उसे डेबिट करोगे, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ओल्ड वाली शेयर कैपिटल है, ठीक है, 2 शेयर कैपिटल न्यू वाली एंड 2 कैपिटल रिडक्शन, ठीक है। तो ये पहली एंट्री हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है आपका व्हेन डिबेंचर होल्डर और क्रेडिटर्स रिड्यूस देयर क्लेम, जब क्रेडिटर्स या डिबेंचर होल्डर के अपना क्लेम रिड्यूस कर रहे हैं, तो अब देखो
डिबेंचर क्रेडिट होते हैं ना, सन्ड्री क्रेडिटर्स भी क्रेडिट होते हैं। अब आप क्या है, इसको कम करना है तो इन्हें डेबिट कर दोगे, ठीक है। और क्या कर रहे हो, टू कैपिटल रिडक्शन, ठीक है। उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट है फॉर रिकॉर्डिंग द एप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ एनी एसेट। मान लो कोई भी एसेट है, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है बढ़ गई है, तो उस पर बढ़ने पर क्या आप कौन सी एंट्री डालोगे, तो वही कि एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, ठीक है। दिस इज डन व्हेन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ एसेट्स इंक्रीजेस, है ना, हो सकता है कोई एसेट की वैल्यू बढ़ गई हो, ठीक है, तो वो भी चीज़ दिखाई जाती है। फोर्थ है आपका फॉर यूटिलाइजेशन द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिडक्शन इन राइटिंग ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस एंड फिक्टिशियस एसेट्स। तो यहाँ तो इसमें आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू सरप्लस और टू गुडविल, ठीक है। उसके बाद है आपका फिफ्थ पॉइंट फॉर ट्रांसफरिंग द बैलेंस इफ एनी लेफ्ट इन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व। अब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में कोई बैलेंस बच गया है तो आप उसको कैपिटल रिजर्व में क्या है ट्रांसफर करोगे। तो यहाँ पे क्या एंट्री आने वाली है, तो इसकी एंट्री है आपकी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो कंक्लूजन अगर हम देख लें तो कंक्लूजन में क्या बोल रहे हैं कि जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है ये आपकी हेल्प करता है। जो भी कंपनीज हैं फाइनेंशियली वीक हैं तो वो क्या है, अपने आप को रिवाइव कर सकती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनको वाइंड अप एक लास्ट ऑप्शन बचता है, नहीं, उनके पास ये एक ऑप्शन होता है कि वो क्या है विदाउट वाइंडिंग अप अपने आप को रिवाइव कर सकती हैं। ये क्या है लीगली किया जाता है थ्रू ट्रिब्यूनल अप्रूवल, ठीक है। एंड इसको अकाउंटिंग इसकी प्रॉपर की जाती है जर्नल एंट्रीज जो हमने पढ़ी इसके थ्रू, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन जिसमें हमने ये सारे पार्ट्स देखे। तो होप आपको समझ आए होंगे। यहाँ पे हमने सिंपल लैंग्वेज में इसको समझने की कोशिश की है। तो अगर समझ आया होगा तो लाइक करो, इसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड आपको कोई क्वेश्चन चाहिए जो कि हमने ऑलरेडी जितनी भी वीडियोज़ की हैं उसमें नहीं है, और अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आप क्या है वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं उसको, तो उस पर भी वीडियोस ला दी जाएंगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नोट्स ही अवेलेबल होते हैं, जितने भी थ्योरी नोट्स हैं ये अवेलेबल हैं, तो आप टेलीग्राम में क्या है मैसेज कर सकते हो, आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट 15 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।